ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सिस्टम टाइप आपको पढ़ाई जाती है वो है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वन मेन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन के सेट को, और ये जो है यूज़र प्रोसेसेस जो होते हैं उनको डील कर रहा होता है, ठीक है। और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर जो होते हैं ये तमाम सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। और आप लोगों के पास होता क्या है कि जो अगर आप लोगों के पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम चल रहे हैं तो आप लिमिटेड सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उसने हर तमाम इंस्ट्रक्शंस का ट्रैक रखना होता है, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है उसको फिर आगे जो है वो बताना होता है कि कौन सी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है वो क्यू में है, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है। तो सीपीयू जो है वो डिस्क स्केजुलिंग जो है इसके लिए परफॉर्म करता है। और आप लोगों के जितने भी जो नॉर्मली सिस्टम्स चलते हैं वो सिंगल प्रोसेसर ही होते थे। और इसके अलावा आप लोगों के पास स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो काम है वो करते हैं, और इन्हीं ये सिंगल प्रोसेसर की ही एक कैटेगरी या टाइप है। और मल्टी प्रोसेसिंग ये सिस्टम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। Multiprocessing is a type of processing in which two or more processors work together to process more than one program simultaneously. It allows the system to do more work in a shorter period of time. Unix is one of the most widely used multiprocessing system. अच्छा, अब इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, और इसको हम पैरेलल सिस्टम कहते हैं या टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। इट मीन्स दैट मल्टीपल प्रोसेसेस आर टाइड टुगेदर इन सम मैनर, यानी कि किसी तरीक़ाकार से इन्हें इस तरह से जोड़ा गया कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और परफॉर्म करते हैं प्रोसेसेस क्लोज कम्युनिकेशन। क्लोज कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये जो है रिसोर्सेज को भी शेयर कर रहे होंगे और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी शेयर कर रहे होंगे आपस में। अच्छा, इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम होता है। एक सबसे पहले है रिड्यूस कॉस्ट। मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं शेयर सम सेम रिसोर्सेज, सेपरेट पावर सप्लाई, और मदरबोर्ड फॉर ईच चिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कॉस्ट को फिजिकली भी रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, फिजिकली वर्चुअली तो करते कहते हैं, मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें तो रिड्यूस होती है, और हार्डवेयर वाइज भी हो जाती है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम इज आल्सो इंक्रीज, द फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर डज नॉट इफेक्ट द प्रोसेसर दो इट विल स्लो डाउन द मशीन, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये पैरेलल हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम चल रही हैं, तो अगर कोई भी एक और मल्टी प्रोसेसर है तो अगर कोई भी एक प्रोसेसर जो है वो डाउन हो जाता है तो आपका सिस्टम फेलियर की तरफ नहीं जाएगा, रादर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ अ प्रोसेसर फेल्स अ जॉब रनिंग ऑन दैट प्रोसेसर आल्सो फेल्स। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं तो लेट्स सपोज अगर प्रोसेसर 1 पे इंस्ट्रक्शन 1 चल रही थी और प्रोसेसर 2 पे दूसरी इंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो प्रोसेसर 1 फेल हो गया तो इंस्ट्रक्शन 1 जो है जी वो प्रोसेसर 2 उसको कैरी कर लेगा। ऐसा नहीं होता। जिस प्रोसेसर को जोन सी जॉब एलोकेट की जाती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसको परफॉर्म करवाना। अगर एक जो है वो फेल हो जाता है प्रोसेसर, तो उससे रिलेटेड उसकी जॉब जो रनिंग में थी वो भी जो है फेल हो जाएगी। तो अब इसका हल क्या है, ठीक है, रिलायबल ये किस तरह से होता है। इसमें ये होता है कि जब तक वो प्रोसेसर बैक टू नॉर्मल स्टेट नहीं आता आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, और ये जॉब जो है वो प्रोसेसर 2 को जो है वो साइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एडवांटेजेस में हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है इंक्रीज थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोसेसर completes the work in less time. It is important to note that doubling the numbers of processor does not halve the time to complete a job. It is due to the overhead in communication between processor and कंटेंशन फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी शायद आपको इतनी समझ ना आई हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा आसान तरीके से जो है वो समझा देती हूँ। इंक्रीज थ्रूपुट का ये मतलब होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। तो सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इंक्रीज थ्रूपुट में ये होता है कि लेस टाइम के अंदर, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, तो लेस टाइम के अंदर आप ज़्यादा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सक्सेसफुली प्रोसेस करवा रहे होते हैं। लेकिन इससे मुराद ये नहीं होती कि आप लोग जो हैं वो रिसोर्सेज कम कर रहे हैं या सीपीयू का टाइम कम इस्तेमाल हो रहा है। सीपीयू और रिसोर्सेज उतने ही इस्तेमाल होने जितने एक सिंगल प्रोसेसर पे भी एक इंस्ट्रक्शन ने लेने थे। लेकिन ये होता है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर एट टाइम लग रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, आप स्पीड अप हो जाती है प्रोसेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। इसमें नंबर वन है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। Symmetric multiprocessing, a method of processing in which multiple processor work together on the same task. अब ये important point है कि अगर सेम टास्क मल्टीपल प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया जाए और वो उसे प्रोसेस करें, तो ये सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये काम कैसे होता है, क्वेश्चन इज दिस कि ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कैसे पॉसिबल है। अब मल्टी प्रोसेसिंग है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा प्रोसेसर तो लगे हुए हैं। अब एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर लगे हुए हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो आपका सिमिलर चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। मतलब अगर आपका प्रोसेसर वन है और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ए चल रहा है, तो उसी की कॉपी जो है वो प्रोसेसर टू पे चलेगी। तो इस तरह से ये जो टास्क है ना, जब उसको असाइन किया जाएगा तो दोनों प्रोसेसर सेम टास्क के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद आता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग वो टेक्निक है जिसके अंदर हर प्रोसेसर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टास्क जो है उसको परफॉर्म करता है। मतलब ये सेम टास्क के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। और इसमें इसमें ये इस तरह से होता है कि जब हम एसिमेट्री की बात करते हैं ना, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर मल्टीपल टास्क के ऊपर प्रोसेसर काम कर रहा होता है, तो उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो मास्टर और स्लेव प्रोसेसर का आता है। तो मास्टर जो होता है ना, वो अपने सब ऑर्डिनेट को, जो स्लेव प्रोसेसर्स होते हैं उनको याद करवाता रहता है कि आपने ये टास्क जो है उसको पूरा करना है, और इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता रहता है। तो इस तरह से डिस्क मैनेजमेंट और जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो की जाती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। तो इसको आप और ज़्यादा डिटेल से मतलब समझ सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नेट के ऊपर बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो होते हैं, ये सिस्टम्स आप लोगों के पास लूजली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कंप्यूटेशंस होती हैं, यानी कि जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, वो मल्टीपल सिस्टम्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये लूजली कपल्ड सिस्टम्स कहलाते हैं। और ये प्रोसेसेस जो हैं ये सिस्टम का टाइम, मेमोरी या डाटा स्ट्रक्चर वगैरह को शेयर नहीं करते। हर प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी होती है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपना डाटा स्ट्रक्चर होता है। बस ये होता है कि जो वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रोसेस कम्युनिकेट करता है विद अदर प्रोसेस थ्रू अ कम्युनिकेशन लाइन, यूजुअली ओवर अ नेटवर्क। दिस वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड में वेरी इन साइज, स्पीड एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बन गया जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन गया। अब इसके अंदर जो नोड्स होती हैं ना, नॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये नोड्स हैं, साइट्स हैं, क्या हैं।
तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो एक से ज़्यादा होते हैं और फिज़िकली एक दूसरे से फासले पे होते हैं और एक कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये साइट्स हैं, नोड्स हैं, कंप्यूटर मशीन्स, कुछ भी कह देते हैं, होस्ट कह देते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के? नंबर वन, रिसोर्स शेयरिंग है। ठीक है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो सब आपस में शेयर कर सकता है। कंप्यूटेशंस को स्पीड अप कर देता है, ये रिलायबल होता है। ठीक है, किसी एक प्रोसेस का डाउन होना पूरे नेटवर्क को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर अगर वर्कलोड बढ़ भी जाए तो ये स्केलेबल होते हैं, और इनकी जो कंप्यूटेशनल जो इनका आर्किटेक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो जो है वो एडिंग मोर कंप्यूटर्स बढ़ जाता है, तो ये स्केलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा डाटा ट्रैफिक वगैरह या इस तरह का भी कोई इशू नहीं होता। उसके बाद आता है क्लस्टर्ड सिस्टम्स। क्लस्टर्ड सिस्टम्स मल्टीपल सीपीयूज को यूज़ करते हैं कि वो एक जो है ना टास्क उसको अकॉम्प्लिश कर सकें। क्लस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है ना, हर लोकल कंप्यूटर अपनी इंडिविजुअल सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ठीक है, और क्लस्टर्ड सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स लगे हुए थे, आपने सोचा कि आप इनको लिंक कर दें। ठीक है, तो आपने उनको क्या किया, आपने उनको क्लोजली लिंक्ड कर दिया एक लैन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम कहते हैं ये क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस जो होता है वो हाई अवेलेबिलिटी होता है, और जो क्लस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये एक्सेसिबल बनाते हैं आपके लिए नेटवर्क के अंदर रहते हुए, कि आप लोग जो है वो अपने सिस्टम से दूसरी चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उनको क्लस्टर नोड्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी जो लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन जो करता है ना नोड्स के ऊपर, ठीक है, वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है। ईच नोड कैन मोनिटर वन और मोर नोड्स ओवर द लैन। ठीक है, इसको मोनिटर किया जाता है। Monitoring machine can also restart application that were running on the failed machine। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो मॉनिटरिंग मशीन होती है वो किसी भी प्रोसेस को फेल नहीं होने देती, अगर हो जाए तो उसको रीस्टार्ट कर देती है। द फेल्ड मशीन कैन रिमेन डाउन बट द यूजर विल सी अ ब्रीफ ऑफ द सर्विस। अगर कोई चीज़ डाउन रहती, रीस्टार्ट नहीं हो पाती, तो उसकी भी समरी आपको शो की जाती है। अब इसके अंदर भी हमारे पास एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग भी होगी और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग भी होगी। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा कि इन दिस फॉर्म वन मशीन इज इन हॉट स्टैंड बाय मोड। हॉट स्टैंड बाय मोड की अलर्ट खड़ी हुई है, अगर कोई भी मिस ऐप होगा वो हैंडल करेगी। अदर मशीन्स रन द एप्लीकेशन, जबकि बाकी जो होती हैं वो एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं। द हॉट स्टैंड बाय मशीन परफॉर्म्स नथिंग। ये तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक कुछ होगा नहीं। इट ओनली मॉनिटर्स द सर्वर। ठीक है, ये सिर्फ सर्वर को वॉच आउट कर रही है। इट बिकम्स द एक्टिव सर्वर इफ द सर्वर फेल्स। तो इसने क्या करना है, इसने तब टेक ओवर करना है या तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाना है जब इसे लगेगा कि जो रनिंग सिस्टम है उसके अंदर सर्वर को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये फिर उसको आके ओवरकम कर लेगी। सिस्टमैटिक क्लस्टरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि टू और मोर मशीन जो हैं वो रन करती हैं एप्लीकेशन को, और एक दूसरे को एट द सेम टाइम मॉनिटर भी कर रही होती हैं। ठीक है, और ये मोड ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक दूसरे को एट अ टाइम अवेलेबिलिटी भी होती है और आप देख भी रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे तरीके से जो है वो रन हो जाती है। तो क्लस्टर्स जो हैं, सम अदर फॉर्म्स ऑफ क्लस्टर्स आर, यानी कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के अलावा पैरेलल क्लस्टर हैं, क्लस्टरिंग ओवर वैन है। अभी आपने क्लस्टरिंग का जो जनरल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास इसका, वो तो लैन के ऊपर है। ठीक है, तो वैन के साथ भी आप इसको पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा आप लोग जो हैं वो शेयर्ड एक्सेस टू द डाटा ऑन द डिस्क। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इनको भी आप देखते हैं। तो आप लोगों के पास एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म इन सिस्टम्स के अंदर जो है वो किया जाता है, और कन्फ्लिक्टेड ऑपरेशन से अवॉइड करवाया जाता है। और
इस तरह के काम जिसमें आपको एक्सेस दी जाए, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल दी जाए फाइल्स के, फाइल्स में, और फिर उसके बाद जो है वो आपको कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन से भी बचाया जाए, तो इसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर है, जिसने आपको लॉक फाइल्स तक जो है वो एक्सेस दी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में कोई मज़ीद मतलब हम लोग इन सिस्टम्स की टाइप को डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग रियल सिस्टम जो है उसको, रियल टाइम सिस्टम को डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब जो है इंटरप्ट्स, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इंटरप्ट्स की जो टाइप्स हैं वो हमारी रहती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इंटरप्ट्स को कितना देखते हैं, तो इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।